So today we'll be discussing impulse momentum theorem. ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हमने देखा कि impulse क्या है, कि एक फोर्स कितना इफेक्ट जो है in producing motion, that not only depends on the magnitude of the force but also depends on the time for which the force is applied on that very body or in that very situation. तो इसलिए इम्पल्स जो कल आपने देख लिया वो हम J से डिनोट करते हैं, J से, वो बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम, फोर्स एंड टाइम। फिर हमने पिछले लेक्चर में वो इक्वेशंस वगैरह निकाली इम्पल्स के लिए, इम्पल्स ऑफ एयरिंग फोर्स, इम्पल्स ऑफ कांस्टेंट फोर्स, वो चीज हमने देख लिया। तो आज हम देखते हैं कि इम्पल्स और मोमेंटम के बीच में एक रिलेशन है, जो बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। बहुत सारी सिचुएशन जो रियल लाइफ में आती है जिनका हम रीजन ढूंढना चाहते हैं, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम वहां पर हमें बहुत ज्यादा मदद करती है उन सिचुएशंस को एक्सप्लेन करने में। तो ये इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम है क्या? तो बेसिकली बड़ा सिंपल थ्योरम है जो इम्पल्स और मोमेंटम को आपस में मिलाता है बॉडी के, ठीक है ना। और क्या बात बताता है कि इम्पल्स देखने के बहुत सारे तरीके हैं, इम्पल्स मालूम कर। एक तरीका कल आपने पढ़ा, विल बी टेकिंग द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम, ठीक, वो हो गया मैथमेटिकली। दूसरा तरीका जो मैंने अभी साइड में वो फिगर बनाई है कि आप ग्राफिकली भी इम्पल्स निकाल सकते हैं किसी बॉडी का। अगर आपको फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ दिया गया है, यहां पर जो फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ है, ये जो सॉलिड लाइन यहां पर आप देख रहे हैं फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ, तो यहां पर एक चीज है कि फोर्स जो है वो वक्त के साथ कांस्टेंट रहता है। ये देखिए, तो यहां पर मैं मानता हूं कि फोर्स कांस्टेंट है। अगर वेरिएबल होगा फिर ये स्ट्रेट लाइन होगी, फिर ये कर्व होगी, ऊपर जाती होगी या नीचे आती होगी, वो दूसरी बात है, ठीक है। तो इस वक्त क्या है कि ये जो फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ है, ये लाइन जो आप देख रहे हैं, तो यहां पर कांस्टेंट फोर्स, तो वेरिएबल फोर्स के लिए भी यही सिचुएशन है जो मैं यहां पर आपको बताऊंगा। ओके, तो यहां पर जो ग्राफ आपको दिया गया है, इस ग्राफ की मदद से भी आप इम्पल्स निकाल सकते हैं। तो ग्राफिकली भी आप इम्पल्स निकाल सकते हैं। कैसे? ये जो फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ दिया गया है, इसका जो नीचे वाला पोर्शन है जो इसको मिलाता है टाइम एक्सिस के साथ, जो पोर्शन में शेड करूंगा अभी, ये देखिए, ये देखिए आप, जिस पोर्शन को मैंने शेड किया, ये देखिए आप, जिस पोर्शन को मैंने शेड किया, जिस पोर्शन का नाम भी मैं लेता हूं ओ ए बी सी, है ना। तो ये जो पोर्शन है, इट इज द पोर्शन अंडर फोर्स टाइम ग्राफ, क्योंकि वो फोर्स टाइम ग्राफ है। और ये जो पोर्शन है, इट इज अ पोर्शन अंडर फोर्स टाइम ग्राफ। अगर आप इस पोर्शन का एरिया निकालें, ये बिल्कुल सिंपली जैसे आप 5th 6th में किसी फिगर का एरिया निकालते हैं, आप इस सिचुएशन को देख लीजिए। हम इसको मैथमेटिकली देख सकते हैं कि ये तो एक पोर्शन है, जैसे एक रेक्टेंगल बनता है, लेकिन एक्चुअली हमारे लिए ये वो पोर्शन है जो फोर्स टाइम ग्राफ के नीचे वाला पोर्शन है, जो इसको मिलाता है टाइम एक्सिस के साथ। सो इस पोर्शन का अगर हम एरिया निकालेंगे, वो एरिया आप तो निकालेंगे एरिया, लेकिन वो एरिया आपको डायरेक्टली देगा इम्पल्स ऑफ द बॉडी। तो इसलिए आप ग्राफिकली भी इम्पल्स निकाल सकते हैं। देखिए कैसे? अगर मैं इस चीज का एरिया निकालूं, इस फिगर का मैं पूरा नहीं लिखूंगा, लेकिन आपको पूरा ध्यान रखना है। ये आप सिर्फ एरिया नहीं लिखेंगे अपने बुक्स पर, आप लिखेंगे एरिया ऑफ पोर्शन अंडर फोर्स टाइम ग्राफ, ठीक है। अच्छा, इस पोर्शन का एरिया क्या है? क्योंकि यहां पर हम फोर्स प्लॉट करते हैं, ये देखिए आप, तो इसलिए यहां से यहां तक जो भी होगा फोर्स होगा, 10 न्यूटन होगा, 5 न्यूटन होगा, कुछ तो होगा फोर्स। और यहां से यहां तक जो होगा वो तो टाइम होगा, जब 2 घंटे का, 3 घंटे का, 10 मिनट का, 5 मिनट का। तो दिस ओसी विल रिप्रेजेंट टाइम, दिस ओए विल रिप्रेजेंट फोर्स। लेकिन मेरे लिए लेट मी सपोज मैं 5th 6th में, ठीक है ना, मैं इसका एरिया निकालना चाहता हूं। मुझे ना इससे गरज है ये टाइम है, ना मुझे इससे गरज है ये फोर्स है, मुझे गरज है कि ये मेरी लेंथ है और ये मेरी ब्रेड्थ है। तो मैं क्या करूंगा, मैं ले आऊंगा लेंथ, वहां पर हम एल से बता दिया, यहां मैंने टी से बता दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मल्टीप्लाई करूंगा ब्रेड्थ से, ब्रेड्थ वहां बी से दिखा दी, यहां मैंने एफ से दिखा दी, दैट इज ओए। तो एक्चुअली मैं फोर्स इनटू टाइम निकाल रहा हूं, लेकिन एक्चुअली ये लेंथ तो ब्रेड्थ है। सो दिस विल एक्चुअली गिव मी एरिया ऑफ द पोर्शन अंडर फोर्स टाइम। सो दिस विल गिव मी फोर्स इनटू टाइम, चूंकि आपको पता है दैट इज इम्पल्स। तो सीधी बात है कि जब आप इस पोर्शन का एरिया निकालते हैं विच लाइज अंडर फोर्स टाइम ग्राफ, तो इसका जब आप एरिया निकालते हैं, ये एरिया डायरेक्टली आपको देता है इम्पल्स, दैट इज ऑफ ए फोर्स ऑन दैट वेरी बॉडी। तो इसलिए इम्पल्स निकालने का अभी कल आपने एक तरीका देखा पिछले लेक्चर में, वो दो इक्वेशंस आपने ए और बी देखी वहां पर। तो आज आपने देखा कि इम्पल्स को हम कैलकुलेट कर सकते हैं ग्राफिकली भी, क्या अगर हमें फोर्स टाइम ग्राफ दिया गया है
उस फोर्स टाइम ग्राफ के नीचे वाला जो पोर्शन जो उसको टाइम एक्सिस के साथ मिलाता है, उस पोर्शन का अगर हम एरिया निकालेंगे, दैट एरिया विल गिव अस डायरेक्टली द इंपल्स प्रोसेस्ड बाय द बॉडी। अब तीसरा तरीका जो इस थ्योरम से हमें मिलेगा, बड़ा इंपॉर्टेंट, कि आपको इंपल्स मिलेगा मोमेंटम के जरिए से बॉडी, क्योंकि इंपल्स तब होगा ना जब आपने बॉडी पर फोर्स लगा दिया, और जब आपने बॉडी पर फोर्स लगा दिया दैट विल ब्रिंग ए चेंज इन द मोमेंटम ऑफ द बॉडी। डेफिनेटली, क्योंकि मोमेंटम एम इनटू बी होता है, तो जब आप फोर्स लगाएंगे बॉडी पर, वेलोसिटी इंक्रीज हो सकता है या वेलोसिटी डिक्रीज हो सकता है। व्हेन देयर इज इंक्रीज और डिक्रीज इन वेलोसिटी देयर इज चेंज इन मोमेंटम। तो कितना आपने जो फोर्स लगा दिया उसको बॉडी पर इंपल्स भी होगा, तो उसके बॉडी में चेंज इन मोमेंटम भी आएगी। तो जो आपने फोर्स लगा दिया उसने कितना चेंज लाया मोमेंटम में, दैट इज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो वो जो चेंज इन मोमेंटम है दैट विल बी इक्वल टू इंपल्स ऑन द बॉडी और इंपल्स ऑफ द फोर्स, जस्ट लाइक दैट। तो यही चीज बताता है इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, कि इंपल्स मोमेंटम थ्योरम बताती है कि जो हम इंपल्स देखना चाहते हैं किसी फोर्स का, तो दैट विल बी गिवन बाय चेंज इन मोमेंटम प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स इन दैट बॉडी। वही स्टेटमेंट है इंपल्स मोमेंटम थ्योरम की। ये देखिए आप कि इंपल्स इज मेजर्ड बाय द टोटल चेंज इन मोमेंटम दैट द फोर्स प्रोड्यूसेस इन ए गिवन टाइम। ठीक है, आपने फोर्स लगा दिया किसी टाइम के लिए, आप देखिए जो आपने फोर्स लगा दिया किसी टाइम के लिए, उस फोर्स ने बॉडी में कितनी चेंज लाई मोमेंटम में, तो वो जो चेंज इन मोमेंटम है दैट विल बी इक्वल टू इंपल्स। तो दैट इज द स्टेटमेंट ऑफ इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। और इस चीज को अगर हम मैथमेटिकली लिखने की कोशिश करेंगे एक इक्वेशन के जरिए से, जरा देखिए, अगर हम इसको एक इक्वेशन के जरिए से लिखने की कोशिश करेंगे, हम लिखेंगे ऐसे इंपल्स ये जो है, तो ये फिर बराबर होता है चेंज इन मोमेंटम प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स इन दैट टाइम फॉर व्हिच द फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी। सो इंपल्स इज वेरी सिंपली इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। लेकिन ये चेंज इन मोमेंटम किसने लाई? उसी फोर्स ने जिसका हम इंपल्स निकालना चाहते हैं, ठीक है ना। सो दैट इज व्हाई इंपल्स ऑन ए बॉडी इज मेजर्ड और इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम प्रोड्यूस्ड बाय दैट फोर्स in the time for which the force is applied on that very body। ठीक है, तो ये तो होगी स्टेटमेंट इंपल्स मोमेंटम थ्योरम की, बड़ी अहम है। हालांकि स्टेटमेंट इसका बहुत सिंपल है, लेकिन आगे जाके आप देखेंगे बहुत सारी क्रिटिकल सिचुएशन जो लाइफ में आती है उनके लिए हमें रीजन पैदा कर देगी ये रिलेशन, इसलिए आप पूरा ध्यान रखिए जब हम इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। तो इंपल्स मोमेंटम थ्योरम का स्टेटमेंट आपने देखा, बड़ा सिंपल स्टेटमेंट कि इंपल्स बराबर होता है चेंज इन मोमेंटम प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी। मैं इफ आई सपोज एक बॉडी है उसका मोमेंटम p1 है, ठीक, बॉडी पर फोर्स लगा दिया, इसका मोमेंटम बन गया p2, तो चेंज आ गया p2 माइनस p1, फाइनल माइनस इनिशियल, सीधी बात है। तो कभी कभी हम ऐसे भी लिखते हैं कि इंपल्स जो है, इंपल्स जो हम जे से डिनोट करते हैं, इट इज एक्चुअली p2 माइनस p1, चेंज इन मोमेंट, ठीक है ना, ऐसे भी हम देख सकते हैं। लेकिन अभी तो हमने सिर्फ स्टेटमेंट दे दी, क्या हम इस चीज को प्रूव कर सकेंगे, यानी क्या हम इंपल्स मोमेंटम थ्योरम को प्रूव कर सकेंगे? तो देखने की कोशिश करेंगे, प्रूव करने की कोशिश करेंगे इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। तो इसके लिए हम न्यूटन के सेकंड लॉ का सहारा लेते हैं। तो न्यूटन का सेकंड लॉ दिखाने के बहुत सारे तरीके हैं, और एक तरीका जब मैंने न्यूटन का सेकंड लॉ डिस्कस किया लास्ट पर, मैंने आपको न्यूटन का सेकंड लॉ मैथमेटिकली डिफरेंशियल नोटेशन से दिखाया था, अगर आपको याद होगा। और वो मैंने आपको वो इक्वेशन दिखाई थी ऐसी, दैट F इक्वल्स d by dt ऑफ P। ये देखिए, दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इक्वल्स द अप्लाइड फोर्स। ये तो न्यूटन का सेकंड लॉ बताता है, और ये डिफरेंशियल नोटेशन में हम लेते हैं न्यूटन का सेकंड लॉ, सही बात है। तो इस चीज को हम देखने की कोशिश करेंगे मैथमेटिकली, ये इंपल्स मोमेंटम थ्योरम निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो यहां पर अगर आप देखेंगे ये जो P यहां पर है, हम कहेंगे P इज द मोमेंटम, P इज मोमेंटम ऑफ द बॉडी एट एनी टाइम T, ठीक है ना, व्हेन द फोर्स F इज अप्लाइड एट दैट टाइम। तो कोई टाइम है, उस टाइम पर हमने F अप्लाई फोर्स कर दिया, और मोमेंटम बॉडी का P है, जस्ट लाइक दैट, ठीक है। तो इसके बाद जब हम क्रॉस लगाते हैं वी विल गेट GP। मुझे इंपल्स मोमेंटम थ्योरम को प्रूव करना है, GP इक्वल्स F टाइम्स dt, F टाइम्स dt। So this is small change in momentum, this is small change in time. So let us not go for the small changes. So let us calculate these changes
say for example for time t1 to t2 और from 0 to t। देखिए इसका क्या मतलब है, मैं बताऊंगा। लेट मी सपोज टाइम चेंज हुआ है 9 AM to 11 AM, ठीक। अब ये हो गया 9 AM आपका t1, 11 AM हो गया आपका t2, ओके। तो ये चीज हम ऐसे भी बता सकते हैं 9 AM to 11 मीन्स टाइम चेंजेस फ्रॉम 0 to 2 आवर्स। तो इसलिए आप इस चीज को लिख सकते हैं 0 to t मीन्स 0 to 2 आवर्स या 0 to 3। इसलिए आपकी मर्जी है, आप t1 to t2 ले लो, ठीक है ना, और 0 to t टाइम ले लो। इसलिए मैं बताता हूं कि मैं ये चेंज इन मोमेंटम पूरे टाइम के लिए निकाल रहा हूं, नॉट फॉर स्मॉल टाइम dt, पूरे टाइम 0 to t के लिए निकाल रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल if the force is applied for 2 hours, the limits will come from 0 to 2. If the force is applied for 10 hours, limits will come from 0 to 10 in hours, just like that, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर सीधी बात है, here 0 time means 9 AM, 2 means 11 AM। ये देखिए आप, तो सीधी बात है जो इस टाइम पर इम्पल्स होगा, यानी 9 AM पर, वो 11 AM पर नहीं होगा क्योंकि हमने फोर्स लगा दिया, डेफिनेटली बॉडी का इम्पल्स चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। एंड लेट मी सपोज व्हेन द टाइम इज 0 यानी इनिशियल टाइम, लेट मी सपोज एट दैट टाइम द मोमेंटम ऑफ द बॉडी, द मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज p1, क्योंकि मोमेंटम डेफिनेटली चेंज हो जाएगा। जो 0 टाइम पर, जो 9 AM पर मोमेंटम होगा वो 11 AM पर नहीं होगा क्योंकि हमने फोर्स बॉडी पर लगा दिया, और जब हमने फोर्स लगा दिया बॉडी पर तो फोर्स विल ब्रिंग ए चेंज इन मोमेंटम। तो जो इस वक्त मोमेंटम है इनिशियल टाइम पर, वो फाइनल टाइम पर नहीं होगा। जो 0 टाइम पर मोमेंटम होगा वो आफ्टर 2 आवर्स नहीं होगा, या आफ्टर 2 सेकंड्स नहीं होगा, जैसे आफ्टर 2 मिनट्स नहीं होगा। तो सीधी बात है, मैं मानता हूँ 0 टाइम मींस इनिशियली मैं मोमेंटम मानता हूँ p1, एंड आफ्टर टाइम t मैं मोमेंटम मानता हूँ p2। So when the time changes from 0 to t, momentum of the body changes from p1 to p2। अब आप कहेंगे सर आपने लिमिट्स डिफरेंट क्यों लिए, यहाँ भी आप 0 to t ले लो। तो सीधी बात है, यहाँ पर हमें इंटीग्रेशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो लिमिट्स भी आ गई इन टर्म्स ऑफ टाइम। यहाँ पर हमें इंटीग्रेशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू मोमेंटम, लिमिट्स भी आ गई इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। तो याद रखिए, at 0 time that momentum is p1, at after time t momentum is p2, because there is change in momentum and the force is applied। So this is your initial momentum, this is your final momentum, this is your initial time, this is your final time। तो इस चीज को देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ dp, दैट इज p, जो आप जानते, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ ddt होता है, सो इंटीग्रेशन ऑफ dp होता है p। जब इंटीग्रेशन हमने की, फिर इंटीग्रल साइन खत्म, फिर यहाँ पर लिमिट्स आ जाते हैं राइट साइड में, p1 to p2 इक्वल्स इंटीग्रल 0 to t, दैट इज f टाइम्स dt। ये देखिए आप, ठीक है। यदि आप कहेंगे सर आपने f को बाहर क्यों नहीं निकाला dt का इंटीग्रेशन करने के लिए, मैं आपको अभी बता रहा हूँ। या देखिए, जब आप लिमिट्स देखेंगे, p के बदले पहले अपर लिमिट दैट इज p2 माइनस फिर लोअर लिमिट दैट इज p1 इक्वल्स इंटीग्रल 0 to t दैट इज f टाइम्स dt। तो मुझे बताइए ये राइट साइड क्या है? आपने इम्पल्स पढ़ा है, ये राइट साइड मुझे इम्पल्स देता है, लेकिन ये मुझे इम्पल्स देता है वेरिंग फोर्स का। अगर आप पिछले लेक्चर का इक्वेशन ये देखेंगे, ठीक है, तो ये मुझे इम्पल्स देता है वेरिंग फोर्स का, क्योंकि f अगर वेरिंग है फिर ये इंटीग्रल के अंदर रहेगा, जैसे अभी है। अगर ये कांस्टेंट होता फिर बाहर आ जाता है। सो राइट साइड इम्पल्स है कि नहीं, इम्पल्स ऑफ ए वेरिंग फोर्स। और लेफ्ट साइड क्या है? चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। और यही तो हमें प्रूव करना है कि ये जो इम्पल्स एक बॉडी पर होता है वो बराबर होता है चेंज इन मोमेंटम प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स इन दैट गिवन टाइम। तो इसका मतलब है हमने पहला पोर्शन प्रूव कर दिया इस इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम का, दैट इम्पल्स ऑफ ए वेरिंग फोर्स, यदि हम कांस्टेंट के लिए भी निकालेंगे, इम्पल्स ऑफ ए वेरिंग फोर्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ब्रॉट बाय द फोर्स इन दैट गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। तो आप इसको वर्ड्स में लिख सकते हैं, ठीक है ना। इक्वेशन 1 नाम दे दीजिए इसको, आप लिख सकते हैं। इस इक्वेशन से पता चला दैट इम्पल्स ऑफ ए वेरिंग फोर्स, इन वर्ड्स लिखिए, इम्पल्स ऑफ ए वेरिंग फोर्स, impulse of a varying force is equal to change in momentum, final minus initial, change in momentum brought by that force in the given time interval।
अब आप कहेंगे सर क्या ये वेरिंग फोर्स के लिए ये इंपल्स मोमेंटम थ्योरम है? नहीं, कांस्टेंट के लिए भी। चलो इसको कांस्टेंट के लिए प्रूव करते हैं। अगर फोर्स कांस्टेंट है तो अगर फोर्स कांस्टेंट है इक्वेशन 1 में क्या चेंज आएगी? अगर ये फोर्स कांस्टेंट है तो इंटीग्रल साइन से बाहर आएगा, लेफ्ट साइड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो लेफ्ट साइड रहेगा P2 माइनस P1 इक्वल्स, अब राइट साइड में F आएगा बाहर, इंटीग्रल 0 टू t, अंदर रहेगा dt, ठीक है। और P2 minus P1 that is change in momentum produced by the force is F, ठीक। अब इंटीग्रल dt आपको पता है, dt का इंटीग्रेशन t, लिमिट्स will run from 0 to t, so P2 minus P1 will be equal to F, और जब आप लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे t के बदले t माइनस t के बदले 0, so P2 minus P1 equals F into t for this equation second। तो इसका राइट साइड अगर आप देखेंगे ये तो इंपल्स है, फोर्स इनटू टाइम, लेकिन ये इंपल्स है कांस्टेंट फोर्स का, तो कांस्टेंट फोर्स का इंपल्स भी चेंज इन मोमेंटम के बराबर निकला। जैसे वेरिंग फोर्स का इंपल्स चेंज इन मोमेंटम के बराबर है, वैसे कांस्टेंट फोर्स का इंपल्स भी चेंज इन मोमेंटम के बराबर है। और यही बात हमें बताती है इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। सो इंपल्स मोमेंटम थ्योरम हमें यही बात बताती है कि किसी बॉडी पर जो इंपल्स है वो आप मालूम कर सकते हैं by calculating that total change in momentum produced by that force in that given interval of time जिस पर वो बॉडी पर एक्ट करता है, ठीक है ना। तो इस तरह इक्वेशन 1 और 2 हमें प्रूफ देता है इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम का। तो अगला चीज जो हमें देखना है, ये जो इम्पल्स है ये पॉजिटिव भी निकल सकता है, नेगेटिव भी और जीरो भी निकल सकता है। देखिए जरा, अगर हम इस इक्वेशन को देखेंगे, आप इक्वेशन 1 को भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो इक्वेशन 2 को देखते हैं। इक्वेशन 2 मुझे देती है कि इंपल्स बराबर होता है चेंज इन मोमेंट। ये देखिए आप, ठीक। अबे इंपल्स चूंकि P2 माइनस P1 के बराबर है, अबे इंपल्स जो है ये नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है ना। अच्छा मुझे बताइए ये जो इंपल्स है ये कब पॉजिटिव होगा? जब P2 बड़ा होगा और P1 छोटा होगा। Let me suppose it like this, ये 8 है, ये 6, 8 minus 6 that will be plus 2, just like that है। So that means positive impulse अगर निकलेगा, पॉजिटिव जब निकलेगा impulse, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि मोमेंटम इंक्रीज हो गया बॉडी का, इंक्रीज हो गया उसको, यानी कि वो जो फोर्स है वो फेवरेबल फोर्स है ना, ड्राइविंग फोर्स है, वो बेसिकली मोमेंटम को इंक्रीज करता है। सो इंपल्स पॉजिटिव का मतलब है कि मोमेंटम इंक्रीज हो गया, जस्ट लाइक दैट। याद रखना कि इंपल्स पॉजिटिव का मतलब है मोमेंटम इंक्रीज। ये देखिए, क्योंकि फाइनल मोमेंटम ज्यादा है, इनिशियल कम है, और ये मोमेंटम कभी नेगेटिव भी निकल सकता है। तो इसका क्या मतलब हो गया? तो मोमेंटम नेगेटिव का मतलब क्या है कि अगर ये एफ टी कब नेगेटिव निकलेगा? जब यही छोटा होगा और ये बड़ा होगा। लेट मी टेक इट लाइक दिस, ये 5 है, ये 7 है, यानी इनिशियल मोमेंटम ज्यादा था, फाइनल का, इसका मतलब है रिटार्डिंग फोर्स आ गया बॉडी पर, है, इसने वेलोसिटी को डिक्रीज किया है, ठीक है ना। तो सीधी बात है कि इस वक्त निकलेगा ये 5 माइनस 7 दैट विल बी -2। तो मुझे 2 से गरज नहीं है ना, मुझे उस माइनस साइन से गरज है। तो ये इंपल्स नेगेटिव भी हो सकता है, और नेगेटिव का इंपल्स का मतलब है कि मोमेंटम जो बॉडी का है वो डिक्रीज हो गया है, यानी इनिशियल ज्यादा था फिर फाइनल डिक्रीज हो गया है ना। तो इसका मतलब है कि अगर आपका इंपल्स नेगेटिव निकला, इसका मतलब है ये जो मोमेंटम है ये डिक्रीज हो गया, ठीक। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर ये मोमेंटम 5 है इनिशियल, फाइनल भी 5 है, तो इसका मतलब है ये मोमेंटम फिर 0 निकल सकता है। तो इसका मतलब है कि सॉरी, ये जो इंपल्स है 0 निकल सकता है क्योंकि देयर इज नो चेंज इन मोमेंट। तो अगर आपका इंपल्स 0 है तो इसका मतलब है ना मोमेंटम इंक्रीज हुआ है ना डिक्रीज हुआ है, देयर इज नो चेंज इन मोमेंटम, है ना। सो इंपल्स 0 का मतलब है नो चेंज इन मोमेंटम, नो चेंज इन मोमेंटम। आप ये भी याद रखेंगे, कभी कभी ये हमारे को बहुत ठीक है ना, सिचुएशंस में, क्रिटिकल सिचुएशन में मदद करेगा कि इंपल्स पॉजिटिव नेगेटिव 0 का क्या मतलब है। व्हेन इंपल्स इज पॉजिटिव इट मींस एन इंक्रीज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी बाय द अप्लाइड फोर्स, when the impulse is negative it means a decrease in the momentum of the body by the applied force, and when the impulse is 0 it means there is no change in the momentum of the body, due to that very difference. So that's all.